Assalamu alaikum dear students. Hope you all are in good health. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटिस एनर्जी एंड बॉन्ड हेबर साइकिल, और इसके अलावा आई विल ट्राई टू like finish these two topics also, factors responsible for the stability of ionic compounds and characteristic features. So let's start with the lattice energy. Okay, now here it is. Lattice energy, or it is also called as crystal energy. Lattice energy is the amount of energy given out when gaseous ions of opposite charge are brought together from infinity into a solid lattice to form 1 gram mole of a compound. It is also called as crystal energy of the compound. The lattice energy depends upon two factors. Number one is the sum of the Coulomb's attraction and the repulsion between all ions in the lattice, and second is the bond repulsion between ions in contact. अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लेटिस एनर्जी क्या है. लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि व्हाट इज अ लेटिस, और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि लेटिस वो एक आयंस का नेटवर्क होता है. वेन एवर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब यूनिट सेल्स जो हैं वो रिपीट होते हैं तो एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है, और उस क्रिस्टल की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें देयर आर एन अरे ऑफ आयंस और आयन पेयर्स. अच्छा, अब इस नेटवर्क ऑफ आयंस के अंदर जो एनर्जी यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate a mole of a solid ionic compound into its gaseous ion, that is called lattice energy. Like जो क्रिस्टल के अंदर अब आयंस के पेयर फॉर्मेशन है वो अच्छे से बाउंड हुए हुए एक साथ और उन्होंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट काइंड ऑफ क्रिस्टल, जो आप क्रिस्टल को ब्रेक करें और उसमें से हर सॉलिड जो आपका जो आयंस हैं उनको उनके गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर दें. लाइक आपको पता है कि क्रिस्टल जो है वो तो सॉलिड फॉर्म है, तो अगर आपको उतनी एनर्जी जो कि एक सॉलिड आयन को गैशियस आयन में कन्वर्ट कर दे, इस एनर्जी को हम कहते हैं कि दैट इज अ लेटिस एनर्जी. अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स जैसे यूज हुई हैं कि स्पेसिफिक है, ये आप ये इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि कितना अमाउंट है 1 ग्राम मोल ऑफ अ कंपाउंड. लाइक इसमें एक स्टैंडर्ड इन्होंने लेटिस एनर्जी के लिए रख दिया है कि 1 ग्राम मोल ऑफ अ कंपाउंड के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो कि उसके अंदर जो सॉलिड आयंस हैं वो ब्रेक हों और गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड lattice energy. Now the lattice energy can be calculated as with the help of this formula. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है विच इज इन द सॉलिड फॉर्म. अगर इसका 1 मोल आप ले लें, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लें और इसको आप कोशिश करें कि ब्रेक हो जाए, ये सोडियम गैस फॉर्म में चला जाए और क्लोराइड भी गैस फॉर्म में चला जाए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये काम करने के लिए. उस एनर्जी को हम कहते हैं कि इट्स अ लेटिस एनर्जी. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक ये फॉर्मूला दिया गया है, और इसमें हम देख लेते हैं कि ये U जो है ये है लेटिस एनर्जी. E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं सिस्टम में उनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E. Z इज द कॉमन फैक्टर of the charges on the two ions. N is the Avogadro number. A is the Madelung constant, depend upon the geometry of the crystal lattice and is independent of the charges of the ion. So these are the constant values which you don't have to go into details. Just memorize these things के ये जो values हैं ये मतलब ये किस चीज के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं एंड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. इनके चार्ट फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एनी क्रिस्टल.
अच्छा, अब ए की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। फॉर सीजियम क्लोराइड जो ए की वैल्यू है वो है 1.76267। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, और जो अदर क्रिस्टल्स हैं उनकी यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आपके पास कोई लाइक एग्जाम में कोई इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसमें आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रोवाइड की गई होंगी। ऑल यू हैव टू डू इज मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ठीक। और इसके अलावा जो है, जो वैल्यूज हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको आपने लर्न नहीं करना है, बट यू शुड नो दैट व्हाट ए स्टैंड्स फॉर। लाइक अगर आपको ये इक्वेशन दी गई है और उसमें कहा गया है कि बताइए कि ए क्या चीज है, तो यू शुड नो दैट इट इज मेडलिंग कांस्टेंट। ठीक। नाउ आर इज इक्वल्स टू क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू अनलाइक आयंस। नाउ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का होगा, ऑब्वियसली उसमें टू अनलाइक आयंस होंगे, जैसे सोडियम और क्लोराइड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, and n is an integer which is almost equal to 10. Now this is also a constant value which is almost equals to 10. Now, since large values of the lattice energy will increase the energy of formation, it is obvious that large charges on both ions would enhance the stability of ionic compound. This is because in polyvalent ions, the term Z square will be more, and consequently the value of the lattice energy would correspondingly increase. अच्छा, अब देखिए लेटेस्ट एनर्जी, आपको ये चीज जैसे कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबलाइज्ड है बिल्कुल, उसकी फॉर्मेशन जो है जब फॉर्म हुआ है तो एनर्जी सिस्टम की डाउन हो गई है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि लेटेस्ट एनर्जी आपको उतनी ही ज्यादा चाहिए टू ब्रेक दैट लाइक दैट सॉलिड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। क्योंकि जब मॉलिक्यूल या क्रिस्टल जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में है, तो वो खुद से नहीं चाहेगा कि वो ब्रेक हो कभी भी। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी, it is obvious that the large charges on both ions would enhance the stability of ionic compounds. जितना ज्यादा उनके ऊपर चार्जेस होंगे आयंस के ऊपर, उतना ज्यादा वो स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? दिस इज बिकॉज इन पॉलीवेलेंट, लाइक पॉलीवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसमें दोनों की 1 and 1 है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसके अंदर वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, लाइक 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम जो है वो उसकी वैलेंसी +3 है। तो इस तरह के उनको कहते हैं पॉलीवेलेंट आयंस। द टर्म Z स्क्वायर विल बी मोर, and consequently the value of the lattice energy would correspondingly increase. तो जैसे जैसे वैलेंसी इंक्रीज होगी, यानी ऐसे आयंस जो कि पॉलीवेलेंट हैं, लाइक उनकी वैलेंसी ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो ऐसे जो आयंस इन्वॉल्व होंगे क्रिस्टल फॉर्मेशन में, उनकी लेटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। और वो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस फैक्टर की वजह से, जेड के फैक्टर की वजह से। तो जेड स्क्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है, एंड जेड इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द चार्जेस ऑफ द टू आयंस। ठीक। Now let's come to this cycle, which is called the Born-Haber cycle. Now this is a very आपको कहना चाहिए कि ये बहुत ही एक मशहूर या फेमस काइंड ऑफ साइकिल है, जिसमें कि आप कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और लेटेस्ट एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आज हम कोशिश करेंगे कि उनको विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दो स्टेप्स। अच्छा, अब ये बॉर्न हेबर के अंदर जो स्टेप्स यूज हो रहे हैं ना, उसमें वो तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं जो हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था जिसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा था, वो तमाम चीजें इस बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर जो है आके मर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बॉर्न हेबर साइकिल। So let's start with this.
It is based on the principle that sum of the energy changes in the initial and final states of various processes occurring in a closed cycle is zero. This principle is based on the law of conservation of energy in accordance with the first law of thermodynamics. ना देखिए, आपको पता है कि टोटल एनर्जी जब भी हम करते हैं किसी भी सिस्टम की विच इज अंडर स्टेबल कंडीशन, हम कहते हैं कि वो जीरो है। ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी जो है बहुत कोई हाई उस पे है। अदरवाइज अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत हाई है तो इट कैन नॉट बी स्टेबलाइज। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ एनी स्टेबल मॉलिक्यूल और स्टेबल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। ठीक, अनटिल एंड अनलेस वो कोई काम कर रहा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चीज की, अगर वो किसी सर्टेन हाइट पे है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो होगी उसकी वो जीरो होती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग with the reference of law of conservation of energy. The law of conservation of energy क्या कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form of energy to another form of energy. इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहें तो वो ये बता रहा है लॉ आपको कि एनर्जी जो है वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी जो है खुद से क्रिएट नहीं हो सकती और खुद से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। वंस इट इज क्रिएटेड, अगर वो बन गई है तो वो ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिंपल एग्जांपल आप ले लें सनलाइट की, तो जो सन से हमें लाइट, सन की जो एनर्जी है वो एक दफा अगर हमारी अर्थ पे आ गई है तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लाइक एक दफा ये क्रिएट हो गई है तो इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में, जैसे कि आप सोलर पैनल्स लगाते हैं तो सोलर एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। या सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, बट इस एनर्जी को, जो इनिशियल एनर्जी है, इसको आप डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप ये चाहें कि जो सन से एनर्जी आई है वो खत्म हो जाए तो वो खत्म कभी भी नहीं हो सकती, बट इट कैन बी कन्वर्टेड। यानी सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट कर ली आपने, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। सोलर एनर्जी आपने प्लांट्स को दिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया तो वो दूसरे फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को ले रहे हैं लाइट की फॉर्म में और फूड बना रहे हैं और ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रहे हैं अपने अंदर से, तो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सोलर एनर्जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें क्योंकि ये हर जगह पे यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच सेज कि एनर्जी कभी भी खुद से क्रिएट नहीं होती। लाइक देयर शुड बी सम सोर्स, जैसे कि हीट एनर्जी जो है उसके लिए एक सोर्स होना चाहिए। हीट एनर्जी खुद से जनरेट कभी भी नहीं होगी, उसके लिए एक सोर्स आपको चाहिए। तो इट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खुद से क्रिएट नहीं होती, खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, एंड विच सेज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, the standard heat of formation, that is denoted by HF, of sodium chloride is the heat given out when 1 gram molecule is formed from solid sodium and gaseous chlorine. The experimental value of it is 98.2 kcal. It is possible to proceed from the starting material to the same product by a series of steps where the energy of each step is known. In accordance with Hess law, the total energy changes involved in various routes by which the final product is formed can be equated to each other. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे मतलब एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है सोडियम क्लोराइड की, वो किस तरह कितनी है, 1 ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए इट इज
98.2 के कैल। नो हमने ये पढ़ लिया है, पहले समझ लिया है कि एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो सकती। वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड में अब ये जो वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो ये किस तरह से जनरेट हो रही है, इसको अब हम कोशिश करेंगे समझने की, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड हेबर साइकिल एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि ये क्या चीज हम अब करने वाले हैं। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपकी द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको समझेंगे कि किस तरह से हो रही है विद रेफरेंस टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को लेके एग्जाम्पल लेके उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। Now, let us consider the stepwise route for the formation of solid sodium chloride from solid sodium and gaseous क्लोरीन। now देखिए, अब जो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है ना, तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि देखिए क्लोरीन तो हमेशा गैशियस फॉर्म में मौजूद होती है एनवायरनमेंट में या नेचर में, लेकिन जो सोडियम है वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, तो इस सोडियम को विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, गैशियस फॉर्म में, फॉर द रिएक्शन टू हैपन। अदरवाइज सोडियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि सॉलिड सोडियम जो है वो गैशियस आयन में कन्वर्ट ना हो। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आप इस पे अप्लाई कीजिए कि एनर्जी खुद ब खुद ये काम नहीं होगा, हमें कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये प्रोसेस हो सके। नाउ द फर्स्ट स्टेप, इसीलिए यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, इन ऑर्डर टू मेक सोडियम एंड क्लोराइड रिएक्ट टुगेदर, हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, द फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ सोडियम फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट एज सोडियम एटम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड सोडियम टू गैसियस स्टेट। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप इज द एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। देखिए, आपको ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड कोई भी चीज जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। वरना जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो पहले गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस जो है वो सॉरी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होती है ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है। जो हमने आइस की हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा था, अगर आप आइस क्यूब्स को किसी भी पॉट में रख के हीट अप करें तो क्या होगा कि सॉलिड जो है वो पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। बट आप यहाँ पे सोडियम के लिए क्या कर रहे हैं, यू आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग सॉलिड सोडियम टू गैसियस फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है कि जब आप किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे गैस में। तो अगर इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। तो सोडियम के केस में हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें सोडियम सॉलिड सोडियम को हम कन्वर्ट करेंगे gaseous sodium में, so that it can react with the gaseous chlorine. So this is the first step. Now in the second step, अब second step में क्या हो रहा है, an electron is removed from the gaseous sodium atom to form gaseous sodium ion. Now the energy required to remove an electron will be the ionization potential and it is denoted by I, capital I. नाउ देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल हम ये लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम। अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद है तो उसमें वर्ड गैशियस एटम यूज हुआ था। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर आप उसी को रिलेट कीजिए यहाँ पे, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, in the second step, an electron is removed from the gaseous sodium atom to form a gaseous sodium ion and the energy, जो energy required होगी ये process करने के लिए, उसको हम कहेंगे ionization potential और it is denoted by capital I. Now the third step,
The third step involves the dissociation of chlorine molecules to give gaseous chlorine atom, which requires the dissociation energy D for this purpose. Now देखिए क्लोरीन जो है आपको पता है वो किस फॉर्म में होती है, हमेशा होती है Cl2 की फॉर्म में। जब भी गैस फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करती है तो वो किस तरह एग्जिस्ट करती है, Cl2 की फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। इसी तरह आपको पता है जो हेलोजन फैमिली है उसमें आपकी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब जो है ये गैस फॉर्म में जब भी होती हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक फॉर्म में होती है, यानी दो एटम्स कंबाइन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन को रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cl2 का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा और हमें एक क्लोराइड का एटम चाहिए होगा, ठीक। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ क्लोराइड यानी जो क्लोरीन गैस है उसका जो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड dissociation energy and it is denoted by D. Now, since only 1 gram molecule of sodium chloride is taken into consideration, only 1 gram atom of chlorine would be required, as the dissociation energy D would produce 2 gram atoms of chlorine from 1 gram molecule of NaCl. The amount of dissociation energy required to produce 1 gram atom of chlorine would be D divided by 2. Now this is also very understandable. देखिए जब भी क्लोरीन गैस आप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दो एटम्स कंबाइन है क्लोरीन के, तो वो गैस फॉर्म में है, Cl2 के फॉर्म में। लेकिन जब हम NaCl का रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है 1:1 का रेशो होता है, यानी एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन हमें रिक्वायर्ड है। तो अब जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं क्लोरीन को तो हमें कितने एटम्स मिल रहे हैं क्लोरीन के, ऑब्वियसली 2 एटम्स मिल रहे हैं क्योंकि क्लोराइड क्लोराइड मिलके Cl2 बना रहे हैं। तो जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे दो क्लोरीन एटम्स को तो हमें 2 क्लोरीन्स मिल जाएंगी। तो डिसोसिएशन एनर्जी फॉर मेकिंग 1 NaCl, एक NaCl को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास होगी उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक क्लोराइड रिक्वायर्ड है, दोनों क्लोराइड हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर मेकिंग NaCl, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हुआ तो गो बैक अगेन, इसको पीछे बैक में जाइए और दोबारा से समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि क्योंकि NaCl की फॉर्मेशन में 1:1 का रेशियो है क्लोराइड का, और हमें जब क्लोरीन गैस को हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमें 2 क्लोरीन्स मिल रही हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। Now, the fourth step would require the addition of 1 electron to gaseous chlorine atom with the formation of gaseous chlorine ion. Now, this depends upon the electron affinity E of the chlorine atom and energy is given out in this process. Now, आपको पता है कि हम अब ये क्लोरीन को हमने डिसोसिएट तो कर दिया, इसके 2 एटम्स हमें मिल गए, लेकिन अभी भी ये रिएक्ट नहीं करेगी जब तक कि ये क्या ना बन जाए, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ना बन जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कर रहे होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं किसी एटम को, तो ये टर्म भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन द लास्ट चैप्टर वी डिड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज होती है, व्हेन वी आर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ गैसियस एटम, ठीक। तो क्लोरीन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए होगी, और दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ हमारे स्टेप्स जो है ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। सोडियम जो है वो हमें यहाँ पे आयन की फॉर्म में मिल गया है, क्लोराइड जो है वो भी हमें आयन की फॉर्म में मिल गया है। नाउ दे कैन इजीली रिएक्ट और हमारे पास ये सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। यही यहाँ पे लिखा है कि द फाइनल स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम गैसियस आयंस and again the energy is given out known as the lattice energy. Now जब ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लोअर्स डाउन। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लोअर कैसे होती है कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे जो रिलीज होगी एनर्जी दैट विल बी द लेटेस्ट एनर्जी फॉर
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, और इन्हीं स्टेप्स को अब हम आगे जाके डायग्रामेटिकली भी चेक कर लेते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। Now, all these processes can be shown diagrammatically as a cycle, which is also called as the Born-Haber cycle, with energies involved and expressed in kcals, which will be seen in the figure 3.9 on the next page. अभी इसको देख लेते हैं. The cycle of this type can be constructed for other compounds also. A compound having large value of energy of formation and being exothermic वुड बी मोर स्टेबल. अच्छा, जितनी ज्यादा एनर्जी कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन के टाइम पे जितनी ज्यादा एनर्जी उसमें से निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल जो है वो आपका कंपाउंड होगा. इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लेटेस्ट एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, और या फिर उसमें एनर्जी फॉर्म ही नहीं हो रही, लेटेस्ट एनर्जी, तो ऑब्वियसली ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि आपका वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा. क्योंकि बहुत सारे आपने देखे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं होते, वो लिक्विड होते हैं या वो गैशियस फॉर्म में होते हैं. तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज नॉट एक्सोथर्मिक, दैट इज इट इज नॉट गिविंग एनी, लाइक इट इज नॉट गिविंग आउट द एनर्जी, और उनका ओवरऑल जो फॉर्मेशन है क्रिस्टल की वो नहीं फिर हो सकती. तो फॉर फॉर द जनरेशन ऑफ क्रिस्टल या फॉर क्रिस्टल मेकिंग इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी आए वो हमेशा नेगेटिव आए, एक्सोथर्मिक आए. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दीज स्टेप. ये जो भी हमने स्टेप नंबर 1, 2, 3, ये जो हमने अभी स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इनको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये फॉर्म होता है क्रिस्टल एक सोडियम क्लोराइड का. ओके, सो देखें, अगर आप देखें फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है उसको हमने कन्वर्ट किया था गैस में. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म, और इसके लिए हमें क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड थी? एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, देन क्या हुआ था कि जो सोडियम गैस फॉर्म में हुआ था उसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था, और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? ionization potential. So from here अगर आप देखें कि सोडियम which is in the gas form ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन में. ठीक, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है? ionization potential which is written here also. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनर्जीज लिखी हुई है. दिस इज द एनर्जी ऑफ sublimation और दिस इज द एनर्जी ऑफ ionization potential. ठीक है, और ये दोनों जो एनर्जीज हैं ये पॉजिटिव है, मींस यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सोडियम जब सॉलिड फॉर्म में है उसको गैस बनाने के लिए भी आपको एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी है सिस्टम को, और जब सोडियम गैस फॉर्म को आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप इसके अंदर एनर्जी जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसको टू टू मेक द प्रोसेस हैपन. ठीक, इसके अलावा जो थर्ड प्रोसेस था वो क्या था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से क्लोरीन गैस जो है वो डिसोसिएट होगा क्लोराइड के अंदर. ठीक है ना, यानी क्लोराइड गैस फॉर्म में आएगा, गैशियस है उसमें. तो हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि हम उसको हाफ कर लेंगे क्योंकि हमें एक क्लोरीन रिक्वायर्ड है, दो क्लोरीन रिक्वायर्ड नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसको हमने डिवाइड किया है 2 से. और ये भी प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम खुद प्रोवाइड करेंगे एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ Cl. ठीक, अब यहाँ पे ये क्लोराइड जो है वो गैशियस फॉर्म में आ गया है. नाउ एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है? यहाँ पे इंड्यूस करना है क्लोराइड के अंदर, सो दैट इट बिकम्स Cl नेगेटिव. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर आपको डेफिनेशन याद हो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added into a gaseous atom. ठीक, यहाँ क्लोराइड का गैशियस एटम मौजूद है, तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्लोराइड का आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन. ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होगा? दिस प्रोसेस इज वेयर
the energy will be released from the chloride के gaseous atom से chloride ion बनने में energy will be released. Now when we have got sodium as a positive ion and chloride as a negative ion, तो fifth process में क्या होगा, जो fifth and the final process है उसमें हमारे पास crystal formation of sodium chloride हो जाएगी which is in the solid form. ठीक है. नाउ अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम जो है वो गैस फॉर्म में है, क्लोराइड भी गैस फॉर्म में है, तो हमें सॉलिड कैसे मिल रहा है. नाउ इट्स वेरी, देखिए अगर आप एक इसको जनरल उसमें देखें, जब भी कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में जाता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है, तभी वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो ये दोनों सोडियम भी और क्लोरीन भी, दे बोथ आर इन द गैसियस फॉर्म एट द मोमेंट. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, तो दे आर कन्वर्टिंग themselves into a solid. like अब उसकी क्या हो गई है, एनर्जी उसकी डाउन हो गई है. तो ये तो एक जनरल रूल है कि every entity, every atom wants to stabilize itself by releasing the energy. यानी जो excess energy उसके अंदर मौजूद होती है वो रिलीज करके एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है. इसीलिए जब गैशियस फॉर्म में थे सोडियम और क्लोराइड तो उनकी एनर्जी हाई थी, एंड व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फॉर्म दे मेड अ क्रिस्टल, और ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेंगे वो अपनी, और नाउ जो सॉलिड फॉर्म में है उसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई है, स्टेबल हो गए हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्न हेबर साइकिल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यही स्टेप्स जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे, स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक, उसको आप डायग्रामेटिकली किस तरह से शो कर सकते हैं. ठीक है. Now, the magnitude of the values of various energy changes indicates the most important term in the above cycle. Like number 1 पे क्या है, the ionization potential, the electron affinity, and the lattice energy. Thus, an ionic compound is formed if the ionization potential of an atom is relatively low, the electron affinity ऑफ द अदर एटम. लाइक इसमें अब ये बता रहे हैं कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत लो होनी चाहिए एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. अगर ऐसा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी एटम के लिए, और वो ज्यादा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी. और उसकी वजह यही है कि सिस्टम का जो ओवरऑल एनर्जी है वो इस पैटर्न में होनी चाहिए कि स्टेबलाइज करें, चीजें एक दूसरे को रिलेट करें. अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है किसी भी एटम के लिए, तो इतनी एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी सिस्टम में कि वो आयनाइज हो. यानी फर्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो ही नहीं हो पाएगा, तो थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इट शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ऑर्डर टू proceed with the ionic bond or ionic compound formation. Okay, now अच्छा, अब यहाँ पे using the Born-Haber cycle, the lattice energy can be calculated knowing other values which can be experimentally determined. This can be done by using the following equation. Now lattice energy which is आपको पता है कि HF से हमने U से हमने डिनोट की थी लेटिस एनर्जी, और HF अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे formation HF of sodium chloride is the heat given out when 1 gram molecule is formed. So HF is what? Standard heat of formation. और यहाँ पे अब हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है अगर आप ये देखें तो ये किस तरह से डेवलप हुई है. आप इसको जस्ट पुट द थिंग्स अकॉर्डिंगली और आपको समझ आएगा कि किस तरह से स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सोडियम क्लोराइड इज कैलकुलेटेड. नाउ it is equals to S, which is the energy of sublimation, plus I, which is the ionization potential, plus half of D. And what is this? This is the dissociation energy which is used for chlorine. और इसको हाफ भी हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से है. नाउ माइनस E. नाउ E is what?
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वहां पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज, लाइक माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे है कि वहां पे रिलीज हो रही है एनर्जी व्हेन यू आर इंड्यूसिंग वन इलेक्ट्रॉन इनटू क्लोराइड। यहाँ पे ये देखिए आप, दिस वन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज U. And what is U? This is the lattice एनर्जी। ठीक है, और ये भी क्योंकि रिलीज होती है एनर्जी जब भी गैस फॉर्म में से दोनों गैसियस आयंस हैं और ये सॉलिड में आ रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस जो है माइनस होगा। यानी एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होगी, दोनों गैसियस आयंस अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, तो इसलिए ये वाले अभी साइन यहाँ पे यू है ना। ये एक इक्वेशन यहाँ पे डेवलप हो गई है यूजिंग द बॉर्न हेबर साइकिल, और ये यूज हो सकती है डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। लाइक अगर आपसे कोई कहे कि हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये तमाम वैल्यूज जो हैं क्योंकि कैलकुलेटेड हैं, ये चार्ट फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है डाटा, तो यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, इजीली आप इस एच एफ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए किसी भी क्रिस्टल की, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यू मतलब रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को, और यू विल बी एबल टू कैलकुलेट यू। नाउ यहाँ पे अब इन्होंने एक एग्जाम्पल जैसे कि दी है कि इसमें इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सीजियम क्लोराइड, एंड द वैल्यूज जो कांस्टेंट वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं चार्ट फॉर्म में, जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड हैं, पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं ये वैल्यूज सारी, उन्होंने वो वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं रिगार्डिंग सीजियम एंड क्लोराइड। नाउ एस जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर लेटेस्ट एनर्जी, लाइक अगर सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उसके अंदर हो रही है, तो जो सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए वो है 18.8। इसी तरह से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए वो है 89.7। डिसोसिएशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी फॉर क्लोरीन वो है 58.0, and electron affinity which is required is equals to minus 87.1, and HF यहाँ पे इन्होंने आपको दे दिया है, HF is equals to है minus 103.5. Now you are required here to calculate lattice energy. ठीक है, नाउ अब आप ये वाली जो वैल्यूज इन्होंने आपको प्रोवाइड की हैं, यू विल जस्ट पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे इन वैल्यूज को आपने पुट कर दिया है और फिर रीअरेंज किया है, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट you will get 153.9 kcal per mole. ठीक है, so this is the value for lattice energy of cesium chloride. इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसमें भी इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, and then what you are required to calculate here, calculate the electron affinity of chlorine from the following data. ठीक, इसमें इन्होंने तमाम जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी हैं, and then you are asked here to calculate the electron affinity for दिस रिएक्शन जिसके अंदर पोटेशियम और आयोडाइड जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज इन्होंने जब किया है तो दे आर एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड द वैल्यू इज कमिंग हियर E इज इक्वल्स टू 92.0. ठीक है, नाउ thus the electron affinity of chlorine is 92.0 kcal gram per atom. Similarly, other energy values of various compounds can be calculated based upon the Born-Haber cycle. Thus, electron affinities of atoms are usually calculated by Born-Haber cycle because it is difficult to determine electron affinities डायरेक्टली। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को कैलकुलेट करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो आयनिक रेडियाइज उनके जो इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसका इशू होता है। ठीक है, अनलाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वो इजीली कैलकुलेट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने ये देखा था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बाय यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल
और उसके बाद ये जो हेस लॉ का ये जो इक्वेशन डेवलप होती है, इसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को कैलकुलेट करना इज मच मोर इजियर नाउ। ठीक है। Let's see what are the factors which are responsible for the stability of ionic compounds. Like जो ionic compound formation होती है, तो उसके लिए कौन से ऐसे factors हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उसको मजीद stabilize करती हैं। ठीक। The energy that are required in Born-Haber cycle are useful in determining the stability of various ionic compound. We shall discuss the correlation between energy terms and the stability of the compound. और जो बॉन्ड हैबर साइकिल अभी हमने डिस्कस की है, इसमें जो एनर्जी प्रोफाइल हमें मिलता है किसी भी क्रिस्टल फॉर्मेशन का या किसी भी मॉलिक्यूल का, एक तो वो हमें बताता है कि वेदर दिस प्रोसेस विल हैपन और नॉट, या जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है हीट ऑफ sublimation, which is denoted by S. The lower the heat of sublimation of the metal, the more stable will be the ionic solid. Now जो फर्स्ट स्टेप है, आपने जैसे सोडियम में देखा था, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जितनी कम होगी हीट ऑफ सब्लिमेशन किसी भी मेटल के लिए कि वो मेटल सॉलिड से गैस में फॉर्म हो जाए, जितनी कम हीट ऑफ सब्लिमेशन रिक्वायर्ड होगी उतना ही स्टेबल या स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड जो है वो फॉर्म होता है। एंड दस द हीट ऑफ सब्लिमेशन may be considered to be the measure of the attractive forces between the atoms in the solid. High melting and high boiling solids and liquid have strong attractive फोर्सेस। अच्छा, अब इसके क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जितने भी मेटल्स ऐसे जो होते हैं जिनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर क्योंकि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो इसी वजह से उनका जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है वो भी बहुत हाई होता है। ठीक है। सो हीट ऑफ सब्लिमेशन किस तरह से डिपेंडेंट है कि उस जितना कम हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा किसी भी मेटल के लिए, उतना ही ज्यादा स्टेबल आयनिक सॉलिड जो है वो फॉर्मेशन होगी। नाउ नंबर सेकंड इज heat of dissociation, which is denoted by D. The greater the heat of dissociation of the diatomic gas, the less stable the compound is. Now इसमें क्या रिलेशनशिप है कि जितना ज्यादा हीट ऑफ डिसोसिएशन होगी रिक्वायर्ड किसी भी डायटोमिक गैस के लिए, उतना ही लेस स्टेबल होगा कंपाउंड। यानी अगर जैसे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑक्सीजन है O2 है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड है, तो जितनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी उस इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी, उतना ही लेस स्टेबल हो जाएगा आपका कंपाउंड। Most of the compounds have relatively small values of dissociation energy, but some ionic compounds are unstable due to large dissociation energy. Now, कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत अनस्टेबल होते हैं, और उनकी रीजन क्या होती है कि उसके अंदर जो आपका जो डायटोमिक गैस मौजूद है, या डायटोमिक जो मॉलिक्यूल मौजूद है, उनकी क्या बहुत हाई होती है, हीट ऑफ डिसोसिएशन उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है उनकी। तो इस वजह से वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट टेल्स us about ionization potential I. The smaller the value of ionization potential of the metal, the more stable the ionic solid would be. ये वाला पॉइंट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है मेटल की, वो कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू से। ठीक है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल की जो है वो जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल आपको आयनिक सॉलिड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। So the elements of lowest ionization potentials are found among alkali and alkaline earth metals, indicating more stability of their compounds. अच्छा, यही वजह है कि अगर आपको जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, विच आर कॉल्ड एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर आप उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल्स को चेक कीजिए तो वो बहुत कम होती हैं, लो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल्स उनकी। तो इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे फॉर्म वेरी स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स, और उसका रीजन क्या है कि उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल्स आर वेरी लो।
लास्ट पॉइंट है वो है द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, सेकेंड लास्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E. द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द anion, more stable the ionic compound. नाउ आयनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है जितनी ज्यादा होगी किसी भी एनाइन फॉर्मेशन के लिए, उतना ही स्टेबल जो है आयनिक कंपाउंड होगा. द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द एनाइन, मोर स्टेबल विल बी द आयनिक कंपाउंड. और जो हेलोजेंस है हमारे पास, उनके पास क्या होती है, अगर आप ग्रुप ट्रेंड याद हो आपको, हमने डिस्कस किया था कि हेलोजेंस की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती है एंड देयरफॉर दे फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स. नाउ अब आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे कि क्यों सिर्फ जो है हम सॉल्ट्स पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड. उसकी वजह अब आपको समझ आती जा रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जैसे एल्युमिनियम है या सॉरी जो आपका सोडियम है या पोटेशियम है, ये आपके ग्रुप 1 और 2 में है, एस ब्लॉक में है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये लोग. और इनकी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा हैं और दे मेक वेरी गुड बॉन्डिंग विद हेलोजेंस. हेलोजेंस के साथ ये बॉन्ड क्यों अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं. ठीक. और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड हैबर साइकिल के अंदर ओवरऑल एनर्जी का जो उनका प्रोसेस है, लेटिस एनर्जी का, दैट इज एक्सोथर्मिक. वहां पे एनर्जी रिलीज होगी और दोनों जब कंबाइन होंगे, जैसे कि पोटेशियम और क्लोराइड है, तो जब दे दे मेक अ बॉन्ड, तो जो उनकी लेटेस्ट एनर्जी होगी वो उनको स्टेबलाइज कर देगी, यानी एनर्जी रिलीज करेगी सिस्टम का, और दे विल बिकम अ स्टेबल आयनिक कंपाउंड. लास्ट पॉइंट है लेटिस एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय U. द ग्रेटर द लेटिस एनर्जी, मोर स्टेबल इज द आयनिक सॉलिड. जैसे ही आप ये देखें, ये आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जितनी ज्यादा कोई भी सिस्टम या मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और वो जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा अपने अंदर से, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. तो लेटेस्ट एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल है. कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है या कोई भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उसमें जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा. A decrease in the size of the cation and anions would result in a larger lattice energy. जिस तरह से size of decrease होगा आपके cation का और anion का, that would result in a large lattice energy. ठीक है. This is also dependent on the size of the cation and anions. Okay, now this is the last topic for this chapter, like not this chapter but for this week हमें कहना चाहिए, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स के हम बारे में पढ़ रहे हैं वो हमें इस वीक में आज वाइंड अप करना है, उसको खत्म करना है, ताकि देन वी विल गो टू कोवेलेंट बॉन्डिंग. नेक्स्ट वीक हम उस पे जाएंगे. तो उसके लिए ये कुछ फीचर्स हैं विच आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड. यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. ठीक है. तो उनकी क्या फीचर्स हैं या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह समझ लीजिए इसको. तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स. आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स ऑन योर ओन. और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं समझ आती, then you can ask me. तो I will just read these points so that अगर मुझे कुछ लगता है इसमें कुछ important बात बताने की, तो I will tell you here. Otherwise I will recommend you to just read these passages thoroughly, और इसमें थोड़ा सा आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या फीचर्स होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के. तो let's read and try to understand. Point number 1 is इनके होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. ये इजीली मेल्ट नहीं होते. आप एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आप अपने घर में चेक कर सकते हैं. सॉल्ट को लेके उसको चूल्हे पे रख के देखिए क्या वो मेल्ट होता है कि नहीं होता. तो जो हमारा ये जो गैस फ्लेम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इज नॉट वेरी हाई. आई मीन इसके जो सॉरी हीट होती है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं होती. तो इस हीट पे सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट ही नहीं होगा. जबकि अगर आप शुगर का क्रिस्टल वहाँ पे रख के देखें
तो वो शुगर जो है वो इजीली मेल्ट हो जाती है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, बेसिकली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और उसकी वजह क्या होती है, ये दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। दीज फोर्सेस आर नॉट लोकलाइज्ड between two molecules but distributed among all the ions of the solid। अच्छा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, क्योंकि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड का देखते हुए आ रहे हैं कि उसमें सिर्फ बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के दरमियान नहीं है, बल्कि एक सोडियम जो है वो मजीद 6 क्लोराइड के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। सिमिलरली एक क्लोराइड जो है वो सिर्फ सोडियम के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या करता है, अदर सोडियम एटम्स जो उसके अंदर मौजूद है उनके साथ भी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इसी वजह से दे हैव वेरी हाई लाइक मेल्टिंग पॉइंट। इतने इजीली सिर्फ आयनिक बॉन्ड को ही ब्रेक नहीं करना है, बल्कि क्रिस्टल के अंदर जो उसने बॉन्डिंग की हुई है, जो कोऑर्डिनेशन की हुई है अदर एटम्स के साथ, उसको भी ब्रेक करना है, इसीलिए they have very high melting points. Since molecules with large dipoles would have stronger mutual attractions, a considerable amount of work will be needed to separate them from one another. Therefore, ionic compounds are expected to show high melting and boiling points. Like for example, sodium chloride जो है ये boil होगा 1470 डिग्री पे, और इसी तरह मेल्टिंग भी इसकी काफी हाई उस पे जाके होती है। But a covalent compound like CCl4, carbon tetrachloride, boils at 77 degrees centigrade only. On heating, due to the increase in the kinetic energy of the molecules, the molecular vibrations will be enhanced. As a result, the forces holding the particles together will be overcome and atoms would move apart. Okay, so this is the general concept कि जितने भी ionic compounds हैं वो they all have very high melting points and they have very high boiling points. Now second characteristic क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स का, या second feature क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स का, उनकी electrical conductivity. Now electricity के साथ की conduction कैसी है, जैसे when you pass an electric current through their solution, what will happen? Let's see. The molten salts of ionic compounds are good conductor of electricity because cation and anions are free to move under the influence of electric field. However, ionic crystals are very poor conductors of electricity as they are not free to move around. The crystal lattice may be broken down by melting or dissolving the ionic compound in polar solvents, whereby the ions freely move and would migrate in the presence of electric field and conduct इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देखिए, मॉल्टन सॉल्ट्स जो होते हैं ना, मॉल्टन काइंड ऑफ होते हैं, एक तो सॉल्ट होते हैं जो कि आपको नजर आ रहे होते हैं बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मॉल्टन सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, ना तो वो सॉल्यूशन होता है लाइक वाटर, उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, बट दे आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है। तो जो मॉल्टन सॉल्ट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं उनके वो इजीली मूव कर लेते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू देम। ठीक है। इसी तरह से अगर आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में है, वो मॉल्टन फॉर्म में नहीं है, तो दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें। क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स, या तो दे हैव वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, उसके अंदर से वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। लेकिन वंस दे आर कन्वर्टेड इनटू मॉल्टन फॉर्म, देन दे बिकम वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Point number 3, or the characteristic or feature of ionic compound, that is solubility in polar solvents. A polar solvent consists of molecules which, even though electrically neutral as a whole, have centers of negative and positive charge. Non-polar solvents are both locally and totally neutral. Ionic solids tend to be insoluble in polar solvents only because dissolution involves rupture of the crystal lattice and separation of ions, which is enhanced by polar solvents only. Non-polar solvents do not affect the ionic solids and would not be able to dissolve them.
सो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि सॉलिबिलिटी इनकी किस में होती है, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। इनकी सॉलिबिलिटी जो है इट्स वेरी गुड, लाइक जितने भी आप देख लें, अगेन आई विल गिव यू द कॉमन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डालते हैं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। जितने भी सॉल्वेंट्स मौजूद हैं उनमें जो सबसे ज्यादा पोलैरिटी है वो वाटर की होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो अपने डाइपोल्स बना लेता है, पॉजिटिव एच और ओ एच नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या करता है, जब ये पोलर सॉल्वेंट होता है तो ये बहुत इजीली रप्चर करता है क्रिस्टल लैटिस को। आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी एनर्जी को ये बहुत इजीली जो है प्रोवाइड करता है, लैटिस एनर्जी, और वो इजीली ब्रेक करता है आपके क्रिस्टल को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो इजीली सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, इसको आप काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज सॉल्युबल। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं दे आर अनएबल टू ब्रेक द जो लेटिस एनर्जी है उसको वो ब्रेक नहीं कर पाते, या आयनिक बॉन्ड को भी वो ब्रेक नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ आयनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर विच कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, लाइक डाइपोल मोमेंट उसके अंदर होती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर या वाटर के अंदर, और विच इज इक्वल टू 1.8 डी, एंड ऑल्सो अ हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेक करने के लिए। तो जितना ज्यादा उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना ज्यादा वो पोलर होता है। तो वाटर इज बेसिकली अ पोलर सॉल्वेंट, और इसी वजह से वाटर के अंदर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स बहुत इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर अराउंड द लेटिस आयन। अब किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनिक मॉलिक्यूल्स को, आयनिक कंपाउंड्स को किस तरह से ब्रेक कर रहे होते हैं कि द वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैदर हो जाते हैं अराउंड द लेटिस आयंस, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between the water molecules and the lattice ions are strong enough to make the ions leave the crystal lattice, as shown in the figure. On the next page, I will show you the figure. The ions leaving the lattice would be solvated by the water molecules, and hydrated ions thus formed are shown in the figure. तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसके ऑलरेडी डाइपोल्स बने हुए होते हैं, वो लेटिस आयंस के अंदर जाके दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दे आर एबल टू लाइक रप्चर द दिस क्रिस्टल लैटिस, और उसमें से फिर वो आयंस जो हैं वो इजीली दे कम आउट ऑफ देयर क्रिस्टल लैटिस, और हर आयन के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो आ जाते हैं और हाइड्रेटेड आयंस बना लेते हैं, एंड देयरफॉर क्या होता है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो जाता है, और दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर और एनी अदर पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, इसको पिक्चोरियल फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे शो किया है, इफ यू सी हियर, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल इन्होंने यहाँ पे शो किया है, और किस तरह से फिर आप देखिए कि क्लोराइड जो आयन है उसके सराउंडिंग में किस तरह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके अटैच होते हैं, और इसको किस तरह से वो हाइड्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो भी मेटल है, यहाँ पे अगर सोडियम है तो सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, और जो वाटर का डाइपोल फॉर्म हुआ है तो ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो पॉजिटिव मेटल की साइड पे आके इसको इस तरह से हाइड्रेट करेगी। और अगर क्लोराइड है तो वाटर के जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स हैं जहाँ पे डायपोल क्रिएट हुई हुई है वो आके इस तरह से इसको हाइड्रेट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये क्रिस्टल जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन एडिशन टू वाटर द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अदर पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो। जो अदर पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें भी ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं।
Now, ionic solid would dissolve easily in those solvents which have fairly high amount of dielectric constant. ठीक है, जितने भी मैंने आपको बताया ना कि dielectric constant जो है जितना ज्यादा हाई होता है उतना ज्यादा पोलर होता है कोई भी सॉल्वेंट। तो डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सॉल्वेंट की, तो इजीली आयनिक सॉलिड्स जो है उसके अंदर वो सॉल्युबल हो जाएंगे। लिक्विड अमोनिया, liquid sulfur dioxide, liquid hydrofluoric acid, etc., are mostly used as solvents for ionic compound. Now, these are the like solvents which are like very polar, and they are used as solvent for ionic compounds. Like ionic compounds को अगर आपने dissolve करना है, जैसे सोडियम क्लोराइड तो इजीली सॉल्युबल है वाटर में, बट देर आर सम विच आर मोर लाइक उनके लिए ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स चाहिए, और जिसमें के एग्जांपल है लिक्विड अमोनिया है, या सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड है, या लिक्विड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, विच आर मोर पोलर solvents for ionic compounds to get dissolved in them. Now, point number 4 is reactions in solution. The reactions of ionic compounds in solution are due to the constituents ion. Thus, all ionic chlorides would give reactions of chloride ions and respective cations. The anionic reactions are instantaneous. For example, for immediate white precipitates of AgCl is formed. Like यहाँ पे example दे रहे हैं कि usually जो है the reactions are जो है काफी ज्यादा क्विक होता है, और एग्जाम्पल है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड की यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है। रिएक्शन है ये, अगर आप लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब हम डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट मौजूद है जिसके अंदर क्लोराइड मौजूद है, तो जब हम उनका उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है कि क्लोराइड जो है उसमें सेपरेट होता है, और इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली विद सिल्वर। तो इसको सिल्वर क्लोराइड टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें जो क्लोराइड की डिटेक्शन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिल्वर। सिल्वर उसमें डालते हैं हम सोल्यूशन में, तो फॉरन विगरस रिएक्शन होके वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इन सोल्यूशन हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी क्रिस्टलाइन स्टेट इनकी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की। सो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर ऑफ आयंस in the crystal lattice and form definite structure or crystal shape. Now, crystal structure हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो आयंस होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड कह लीजिए आपके, बहुत सारे आपको एक आयन के सराउंडिंग में आपने देखा है कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो कितने सारे मजीद आयंस उसकी सराउंडिंग में होते हैं, है ना, उस क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो बड़े अच्छे क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, sodium chloride has a crystal structure consisting of one sodium atom surrounding by 6 chlorine atoms, and each chlorine atom surrounded by 6 sodium atoms. ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कल देखा था कि किस तरह से क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। क्रिस्टल जब क्रिस्टल बनते हैं तो एक सोडियम जो है वो सराउंड हुआ है 6 क्लोराइड्स के साथ, और एक क्लोराइड भी इसी तरह से सराउंडेड होता है बाय 6 सोडियम के साथ। तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसीलिए वो क्रिस्टल्स उसके अंदर फॉर्म होते हैं। नाउ दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द एक्स-रे डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर आयनिक क्रिस्टल। जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे ये फर्दर प्रूफ किससे हो जाते हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये पहले देखें जो वैल्यूज थी आयनिक रेडियस की उसके थ्रू इन्होंने डिटरमिन किए थे स्ट्रक्चर्स। बट जब एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक आई है विच इज़ वेरी रिसेंट, वेरी लेटेस्ट टेक्निक है, तो जब उन वैल्यूज को या उन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने एक्सरे से प्रूफ करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली exactly वही स्ट्रक्चर्स आते हैं। कुछ कोई ऐसे होंगे आयनिक कंपाउंड जो कि एक्सरे पे नहीं पूरे हो रहे होंगे, उतर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स जो इनके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जब उनको जैसे हमने शेप्स पढ़े थे ना डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट शेप्स होते हैं, क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड होता है, किसी का ऑक्टाहेड्रल है, किसी का मोनोक्लिनिक है, ये सारे शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स हैं। तो इन
क्रिस्टल्स को ना सिर्फ एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कैलकुलेट करके देखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का कौन सा शेप है, पोटेशियम क्लोराइड का कैसा शेप है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही नहीं डिटरमिन किया, उसको एक्सरे से भी उन्होंने प्रूव करके देखा है, तो वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के शेप्स हैं। इजंट दैट अमेजिंग कि देखिए एक चीज उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की, लाइक 100 years बैक, 100 साल पहले किसी चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेडियस रेशियोज को उन्होंने कैलकुलेट करके उससे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया। फिर लेटर इन द ईयर क्या हुआ कि एक्सरे की टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक जो है वो अवेलेबल हो गई साइंटिस्ट के पास। तो फिर उन्होंने जो ये 100 साल पहले रिसर्च हुई थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, उनको एक्सरेज की मदद से भी एनालाइज करने की कोशिश की, और मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स में वही स्ट्रक्चर आया जो कि वो पहले 100 साल पहले डिटरमिन कर चुके थे। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। Point number 6 is isomorphism. Now, ionic crystals have the same crystalline structure, are found to have identical electronic arrangements. For example, sodium fluoride is isomorphous with magnesium oxide. Both possesses similar crystalline forms and similar electronic arrangement. Now देखिए, अगर आपके दो कोई भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनकी सेम आ रही है, तो उनका जो शेप ऑफ दिस लाइक क्रिस्टल है वो भी सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने बताई, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, सोडियम की ये है, और फ्लोराइड जब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सोडियम के साथ, तो उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक काइंड ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये दोनों। तो इनके जो क्रिस्टल्स होंगे, यानी सोडियम फ्लोराइड का जो क्रिस्टल बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल बनेगा, वो भी सेम शेप होगा उनका, सेम स्ट्रक्चर होगा उनका। तो ऐसे क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है? आइसोमॉर्फस कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ टर्म आइसोमॉर्फिज्म। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है व्हाइल मेकिंग अ बॉन्ड, लाइक हियर सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में क्या हो रहा है? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए दे हैव द सेम क्रिस्टल शेप एंड दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। Dielectric constant. The ionic compounds show high values of dielectric constant because they are very polar. तो जितना ज़्यादा dielectric constant होगा, it shows they are very polar in nature. Since a polar or a dipolar molecule, when placed in an electric field, would adjust the ends of the dipole in such a way that its negative pole will be directed towards the positive pole of the electric field and vice versa. The oriented dipole will oppose the field and would cause the reduced intensity of the electric field. This reducing intensity is measured in terms of what is called dielectric constant. ये हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड जब अपने मॉल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी स्लाइटली लिक्विडिफाइड होते हैं वो, तो क्या होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो क्या होता है कि जो उसके अंदर कैटाइंस और एनाइंस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसमें से पास हो रही है, यानी अगर लाइक आपको पता है ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट होती है, तो जो आयंस मौजूद होते हैं उसके अंदर वो अपने आप को उसी उसमें डाइपोल के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई की गई है वो रिड्यूस हो सके, यानी उसका इम्पैक्ट या इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो सके। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है इन आयनिक कंपाउंड्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस चीज को ही हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई है। इसी तरह जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि
आयनिक कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, अपने अंदर डाइपोल जनरेट कर लेते हैं। यानी अगर वाटर है तो पॉजिटिव एच और ओ एच जो है वो नेगेटिव उसके अंदर हो जाएगा। सोडियम है वो उसके अंदर पॉजिटिव सोडियम है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो स्लाइड डाइपोल्स उसके अंदर फॉर्म हो जाती हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पास होती है तो जो आयंस हैं अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब इस रिडक्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आयनिक कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट्स के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होते हैं, और हाई इसीलिए होते हैं, हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं वो रिड्यूस हो जाती है। Now, point number 8 says non-directional bond. The ionic bonds are held together by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. These Coulomb forces are non-directional, like they are not directional. आप ये नहीं इसको कह सकते कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। वो किसी भी डायरेक्शन में उनको मिल जाए तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, कोई एक यूनी डायरेक्शनल नहीं होगी। जहां पे भी उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी दे विल अट्रैक्ट द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, सो इट्स नॉट अ यूनी डायरेक्शनल थिंग, या किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती। वेयर एवर दे विल फाइंड अ काइंड ऑफ ऑपोजिट चार्ज वेयर दे कैन अट्रैक्ट the ion or entity or any other atom, they will make a bond there, or they will make a electrostatic force of attraction. Low coefficient of expansion. The ionic compounds are stable and the electrostatic forces holding the oppositely charged ions render low value of कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी चीज को, जैसे कि आयरन रॉड है, अगर आप उसको हीट अप करते हैं तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सपेंड हो जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं और इसके अलावा उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत हाई होती हैं, तो उनके अंदर बहुत लो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे होते। दे आर वेरी हैप्पी इन देयर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत हैप्पी है, और दे डोंट वांट टू एक्सपेंड देमसेल्फ। लाइक जब भी आप उनको हीट अप करें, डोंट वांट टू, वो नहीं चाहते कि वो एक्सपेंड हो। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत लो है। पॉइंट नंबर 10, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. Absorption of compounds is same as that of the individual ions. Now optical properties क्या होती हैं कि कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास ऑन होती है किसी भी सॉल्यूशन से, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से, तो वो या तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देती है। ना जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, लाइक जो उनके उनके अंदर जो आयंस मौजूद हैं उसके साथ बिल्कुल सेम होंगी। यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड का अगर आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो दे विल बी एग्जैक्टली सेम एज सोडियम एंड क्लोराइड। लाइक जो सोडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी या क्लोराइड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड की। ठीक है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स नहीं, बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपको उनमें नजर आती हैं जो कि एनेंशियोमर कंपाउंड होते हैं या कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जिनके कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, या कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बट अनलाइक दैम जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी एग्जैक्टली सेम एज देयर आयंस। जो उनके अंदर आयंस मौजूद हैं उनके ही सिमिलर होंगी, वही प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उनके कंपाउंड की होंगी। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप message. You can send me private message. I shall reply you there, inshallah. Thank you very much for your kind attention. Assalamu alaikum.